कहते हैं कि साइनाइड वो जहर है कि जो एक बार चख ले तो फिर बचना नामुमकिन है। कई कहानियाँ तो ऐसी भी हैं कि कई बार लोगों ने कहा कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है ये जानने के लिए, पता नहीं ये सच्ची कहानी है झूठी है, लेकिन मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना, कई जगह पढ़ा, तो सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी कि वो ज़ुबान पर रख कर और हाथ में पेन और कागज़ कि इसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन वो इससे पहले कि उसका टेस्ट लिख पाता दम तोड़ दिया। मतलब इतना ख़तरनाक जहर है साइनाइड। अब यही साइनाइड कोई खा ले और फिर भी ज़िंदा बच जाए, और वो क्यों खाए और कैसे ज़िंदा बचे, कहानी क्या है, वही कहानी आज आपके सामने है। 1988 में साउथ कोरिया में ओलंपिक होना था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस ओलंपिक की तैयारी ज़ोरों शोर से थी। ओलंपिक एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है और किसी भी देश को अगर ओलंपिक की मेज़बानी दी जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ के लिए इज्जत की बात है। दुनिया के आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ओलंपिक की मेज़बानी के लिए तरसते हैं। जैसे खुद हमारे देश में आज तक एक भी ओलंपिक नहीं हुआ, जबकि हम लोग ओलंपिक की मेज़बानी की दावेदारी भी कर चुके हैं। ये वैसे ही जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए बहुत आपको इंतज़ाम करने पड़ते हैं। दुनिया भर के एथलीट्स आएंगे, उनके लिए रहने का, ठहरने का, उनकी सिक्योरिटी का, और बहुत खर्च होता है। हालांकि ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पैसे भी देती है और आपके इससे टूरिज़्म और बाकी चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो खैर, साउथ कोरिया की राजधानी को ओलंपिक की मेज़बानी मिली 1988 में। इसके लिए पूरी तैयारी। इधर साउथ कोरिया के लिए ख़तरा ये भी कि पड़ोस में जो उसका दुश्मन नॉर्थ कोरिया, वो कुछ खलल ना डाल दे ओलंपिक में। तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा, सब कुछ तैयारी चल रही है। कुछ महीनों बाद ओलंपिक होना है, लेकिन उससे पहले ही साउथ कोरिया के लिए बुरी खबर आती है। 29 नवंबर 1987 एक साउथ कोरिया की फ़्लाइट इराक की राजधानी बगदाद से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में कुल क्रू मेंबर समेत 115 लोग सवार थे, 115। इनमें से 113 साउथ कोरियन थे, सिर्फ 2 विदेशी थे और उनमें से भी एक इंडियन था, भारतीय। तो बगदाद से इस प्लेन, जिसकी फ़्लाइट नंबर 858, इसने उड़ान भरी और इसे सियोल पहुंचना था। लेकिन बगदाद से उड़ान भरने के कुछ घंटे के बाद ही, दोपहर के 2 बजे का वक्त था, ये प्लेन अचानक आसमान में बर्मा के करीब, बर्मा के ऊपर से उड़ रहा था, तभी एक धमाका हुआ। प्लेन के परखच्चे उड़ गए, मलबा मीलों तक इधर उधर गिरा। बचने की किसी की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई बचा भी नहीं। प्लेन में सवार 115 लोगों की मौत हो गई। खबर सियोल तक पहुंची। अब यह था कि आसमान में ये जिस तरीके से फटा है, बम की उम्मीद ज़्यादा थी कि इसको ब्लास्ट किया गया है। इधर ओलंपिक अगले साल, उधर पड़ोसी खतरनाक नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया ने मान लिया कि ये आतंकी घटना है, टेररिस्ट अटैक है, और वो भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से। लेकिन अब कैसे पता किया जाए, जांच वाँच चल रही है, कोई सुराग अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन तभी 24 घंटे के अंदर बहरीन से खबर आती है। बहरीन एक दूसरी कंट्री है, दूसरा देश है। बहरीन से खबर ये आती है कि बहरीन के एयरपोर्ट पर 2 लोगों को रोका गया है। उनमें से एक लड़का है, एक लड़की है, और ये दोनों अपने आप को जापानी बता रहे हैं। और ये दोनों कुछ देर पहले जिस एयरपोर्ट से लौट कर आए, उसी एयरपोर्ट बगदाद से, बगदाद के बाद उसी से, तो इनका कोई ना कोई कनेक्शन लगता है जो प्लेन क्रैश किया है। अब साउथ कोरिया के लिए खबर बड़ी थी कि इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है। साउथ कोरिया बहरीन के को कांटेक्ट करता, कहता ये दोनों को आप हमें दे दीजिए पूछताछ करने के लिए। लेकिन बहरीन की पुलिस फोर्स इन दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर जा ही रही होती है कि अचानक दोनों पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं और अपनी जेब से एक सिगरेट निकालते हैं दोनों, एक एक, और उसको मुंह में रख लेते हैं, चबाने लगते हैं। पीते नहीं है, चबाते हैं। सिगरेट मुंह में चबाते ही जो लड़का था उसकी वहीं पर गिरकर मौत हो जाती है। लड़की बेहोश, आनन फानन में दोनों उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन लड़की को किसी तरह बचा लिया जाता है। अब लड़की को बचा लिया गया, दोनों बहरीन की कस्टडी में। अभी उस प्लेन क्रैश की पहली सूझी नहीं है। अब ये दूसरी खबर आई, चूँकि साउथ कोरिया ने कहा उन दोनों को हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा कि उनमें से तो एक मर गया, दूसरे की जान बची है। तो साउथ कोरिया ने पूछा कि वो कैसे, क्या किया उन्होंने। तब उन्होंने बताया कि इन दोनों ने अचानक कस्टडी के दौरान अपनी जेब से सिगरेट निकाला और दोनों ने मुंह में सिगरेट निकाल कर उसको खाना शुरू कर दिया। जैसे ये बात सुनी, साउथ कोरिया के कान खड़े हो गए। उसने दोबारा कंफर्म किया कि क्या उन्होंने मुंह में सिगरेट डाला। उन्होंने कहा। साउथ कोरिया को यकीन हो गया कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने पूछा बहरीन से, इन्होंने क्या बताया, इनके आपने डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने कहा दोनों जापानी बता रहे हैं, इनके जापानी पासपोर्ट भी है। तब साउथ कोरिया ने कहा नहीं, ये दोनों जापानी नहीं है, ये नॉर्थ कोरियन है, और ये दोनों नॉर्थ कोरिया के एजेंट हैं, यानी जासूस। बहरीन ने पूछा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी जासूस पकड़े या जब जब पकड़ते हैं तो उनमें एक कॉमन चीज़ थी, जो हाथ नहीं आना चाहते
वो अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये इनको ट्रेनिंग दी गई है। और सुसाइड करने का इनका तरीका है एक ऐसी सिगरेट जिसके अंदर साइनाइड हो, और ये सभी एजेंट नॉर्थ कोरिया के ये सिगरेट अपने पास रखते हैं ताकि किसी को शक भी ना हो, ऐसा लगे कि वो स्मोक करेंगे। लेकिन उन्हीं सिगरेट के बीच में एक ख़ास सिगरेट होती है जो साइनाइड से भरी होती है, और जब पकड़े जाने इन्हें लगता है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है तो वो सिगरेट खा जाते हैं। अब ये सिगरेट वाली बात आई, साउथ कोरिया को यकीन हो गया। उन्होंने बहरीन की सरकार से बात की। चूँकि हादसा हुआ था, 113 लोग साउथ कोरिया के मारे गए थे, तो बहरीन की सरकार को भी हमदर्दी थी। इसके बाद बहरीन की सरकार ने अब उस लड़की को साउथ कोरिया के हवाले कर दिया। लड़की को लेकर साउथ कोरिया लाया गया, पूछताछ शुरू हुई। उसने अपना नाम जो बताया वो यही बताया कि मैं जापान की हूँ और मेरा नाम, एक उसने फर्जी नाम बताया। काफ़ी पूछताछ हुई लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। कई दिन बीत गए और वो बार बार इसी जिद पर अड़ी है कि मैं जापानी हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं उस प्लेन क्रैश या उस ब्लास्ट से। हफ्ता बीत गया। साउथ कोरिया की सरकार भी परेशान, इंटेलिजेंस भी परेशान। अगले कुछ महीनों में ओलंपिक है, साजिश का सुराग नहीं मिल रहा, ये लड़की मुंह नहीं खोल रही, क्या करें। तभी जो उसका एक अफसर था साउथ कोरिया का, इंटेलिजेंस का, जो पूछताछ कर रहा था, उसने एक तरीका अपनाया। उसने कहा कि ये यूं मुंह नहीं खोलेगी, इसको दूसरे तरीके से पूछताछ करनी होगी। उसके कहने पर एक रोज उसके सेल में एक टीवी रख दिया गया। उस टीवी को जो लगाया गया उसमें सियोल के लोकल न्यूज़ एक चैनल था, वही चैनल उस पर चलता था और उसमें लोकल सियोल की खबरें दिखाई जाती थी। तो लोकल न्यूज़ चैनल सियोल की खबरें। अब वो लड़की जिसको पकड़ कर ये लाया वो अपने सेल में, और वो टीवी देख रही है लगातार, सियोल को देख रही है, सियोल की खबरें देख रही है। कुछ जब उसको कोई खाने पीने के लिए देने आता तो वो स्टाफ से पूछती कि जो न्यूज़ चैनल में आप दिखा रहे हैं ये क्या सियोल है, साउथ कोरिया की राजधानी? उसने कहा हाँ। क्यों? तो उसने कहा हमें तो सियोल की तस्वीर कुछ और दिखाई गई है, यहाँ भूखे नंगे लोग रहते हैं, गरीबी है, लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, इस देश को छोड़कर निकलना चाहते हैं, यहाँ मार काट है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, बट ये तो आपका बहुत खूबसूरत शहर है। तो उसने कहा जी यही शहर है और हमारे यहाँ इसी जगह पे ओलंपिक होने जा रहा है। अच्छा, लोकल न्यूज़ चैनल था तो ओलंपिक की तैयारी की खबरें भी ज़ोरों शोर से दिखा रहे थे, तो उसमें अलग अलग स्टेडियम, कहाँ क्या होटल, सबकी तैयारी दिखा रहे हैं। 2-3 दिन तक उस कमरे में टीवी रखने के बाद अचानक उस लड़की ने कहा वहाँ तैनात स्टाफ से कि आप अपने अफसर को मेरे सेल में भेज दीजिए। वो अफसर आया, उसने कहा कि अब मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ, और वो सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे झूठ कहा गया था। अब मेरी आंखें खुल गई हैं आपके शहर को देखने के बाद, तो मैं अपनी सच्चाई आपके सामने रखना चाहती हूँ, सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। अफसर का तरीका काम कर गया था, उसने अपना मुंह खोला। लड़की ने कहा कि मेरा नाम किंग हो हुई है, मैं नॉर्थ कोरिया की हूँ, जापानी नहीं हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया की सरकार की एक एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। 7 साल की उम्र से ही मेरे माँ बाप ने मुझे ये सारी चीज़ें बतानी शुरू की। जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो एक रोज़ एक शख्स आया और उसने कहा कि तुम्हें इस देश और सरकार के लिए कुछ करना है। मैंने कहा हाँ। इसके बाद उन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू की। करीब 7 साल तक मेरी ट्रेनिंग हुई। इस दौरान में मार्शल आर्ट से लेकर तमाम चीज़ें सिखाई गई, हथियार चलाने सिखाया गया, बचने सिखाया गया, और ख़ास तौर पर मुझे जापानी लैंग्वेज सिखाई गई। उसने ये भी कहा कि मुझे जापानी सिखाने के लिए 1-2 जापानी को किडनैप करके लाया गया था और वो मुझे जापानी सिखाता। सारी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। इसके बाद यही जब 1987 में एक रोज़ एक अफसर आया उनके पास, और उस अफसर ने कहा 7 साल की ट्रेनिंग के बाद 1987 में कि अब देश के लिए तुम्हें कुछ करने का वक्त आ गया, तुम्हें एक मिशन पर जाना है, और इस मिशन के लिए खुद तुम्हें नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उन्होंने चुना है, तो तुम लकी हो। वो भी खुश हो गई। उसने कहा चलो देश के लिए कुछ करेंगे। इसके बाद उसका एक पासपोर्ट बनाया गया, और ये पासपोर्ट जो है जापानी था, और उसको एक नया नाम दिया गया। इस मिशन के लिए उसके साथ एक और शख्स को चुना गया। उन दोनों को एक साथ कहा गया कि अब आप जाओ और ये मिशन कंप्लीट करो। दोनों उस फेक पासपोर्ट पे सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से निकलते हैं और मॉस्को पहुंचते हैं। सोवियत संघ की राजधानी जब थी ये। मॉस्को जाने के बाद दोनों वहाँ से यूगोस्लाविया जाते हैं। यूगोस्लाविया जब पहुँचते हैं तो वहाँ इन्हें 2 और लोग मिलते हैं। वो दोनों इन्हें एक बैग देते हैं, एक बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर टाइम बॉम्ब रखा हुआ था। अब ये दोनों उस बॉम्ब को लेकर अपने साथ यूगोस्लाविया से
इराक की राजधानी बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद पहुंचने के बाद अब इन्हें बगदाद से ही सियोल की फ़्लाइट पकड़नी थी, यानी कि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की फ़्लाइट वही थी जो सियोल जानी थी और जिसमें जो आपको शुरू में बताया 858 जिसका नंबर था। अब ये दोनों वहाँ से यूगोस्लाविया से इराक पहुँचे और बगदाद से फिर ये सियोल की फ़्लाइट पकड़ते हैं F858। दोनों उस फ्लाइट में बैठते हैं। इसके बाद जो बॉक्स था टाइम बॉम्ब का, वो ऊपर जो लगेज का सामान होता उसमें रखते हैं। 1987 का दौर था, उस वक्त इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और सख्ती ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब 2000 के बाद ये सारी एयरपोर्ट पे सख्ती हुई। पहले तो कोई भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की तरह आ जा सकता था। तो दोनों अब पहुंचते हैं वहाँ बगदाद से और उसी फ्लाइट में बैठ जाते हैं बॉम्ब के साथ। इस फ्लाइट को जाना तो था सियोल, लेकिन एक स्टॉपेज के बाद, और ये स्टॉपेज थी अबू धाबी। बगदाद से दोनों ने टेक ऑफ किया फ्लाइट के साथ, 115 लोग। उसके बाद ये उतरे वहाँ पर अबू धाबी में ये दोनों बॉम्ब को छोड़कर नीचे उतर जाते हैं। कुछ और पैसेंजर सवार होते हैं। अब टोटल अब भी 115 पैसेंजर थे, कुछ उतरे कुछ चढ़े, और इसके बाद ये वहाँ से उतर जाते हैं। इनके उतरने के 2 घंटे के बाद इस प्लेन में ब्लास्ट होता है और 115 लोग मारे जाते हैं। अब ये दोनों अबू धाबी से तो उतर गए। इसके बाद इन्होंने तय किया कि अब ये जॉर्डन पहले जाएंगे, तो जॉर्डन की इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी। जॉर्डन से ये पहुँचे बहरीन। अब बहरीन के बाद इनको ये था कि आगे का रास्ता कि फिर ये बहरीन से निकलेंगे और उसके बाद एक दूसरी फ़्लाइट पकड़कर कोरिया पहुँचेंगे, नॉर्थ कोरिया, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब ये अबू धाबी से जॉर्डन पहुँचे तब तक ठीक था। जॉर्डन पे ही कुछ इन्हें डाउट हुआ, लेकिन छोड़ दिया गया। बहरीन जब पहुँचे तो बहरीन में इनके वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर वहाँ के एयरपोर्ट के स्टाफ को दोनों पे शक हुआ और उन्होंने रोक लिया। फिर पूछताछ की। इनके मन में वैसे ही डर था। उधर एयरपोर्ट स्टाफ को ये पता चल चुका था कि एक साउथ कोरिया के प्लेन में एक धमाका हुआ और 115 लोग मारे गए और वो फ़्लाइट अबू धाबी से गई है। ये जब बहरीन पहुँचे थे, इनके पूरा वो जो था कि ये बगदाद में उसी फ्लाइट में थे, फिर अबू धाबी में उतरे, अबू धाबी से उतर कर वहाँ और यहाँ, तो पूरा रूट जो है वो मैच कर रहा था, तो इसलिए और शक ज़्यादा हुआ। अब इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो फिर इन दोनों ने उस वक्त लगा कि फंस गए, तब उन्होंने साइनाइड वाली सिगरेट अपने मुंह में रख ली। लड़का मर गया, वो जिसका साथी था, लेकिन किम खुद बच गई और इसके बाद इसको सियोल ले जाया गया। अब इसने सारी कहानी बता दी, लेकिन इसको जब हाँ बहरीन से सियोल ले जाया गया तो फिर ये हुआ कि पता नहीं कहाँ इसने क्या छुपा कर कहीं पे साइनाइड रखा है। तो उस पूरे सफ़र में, पूरे रास्ते में सियोल पहुँचने तक किम के मुंह पे टेप था, ताकि उसके मुंह में कुछ जाए ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो मर सकते। तो टेप मुंह पर लगाकर उसको बहरीन से सियोल तक ले जाया गया। अब उसने ये सारी कहानी बता दी। एक सवाल का जवाब अब भी बाकी, वो ये कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, उसने प्लेन को क्यों उड़ाया। तब उसने उसकी वजह बताई। उसने कहा 1988 में आपके देश में ओलंपिक होना था, और जब ओलंपिक की मेज़बानी मिली तो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह उस वक्त किम जोंग इल, वो इससे बहुत चढ़ गए। उन्हें लगा कि साउथ कोरिया का दबदबा हो रहा है, नाम होगा, ओलंपिक की मेज़बानी है, हम दोनों साथ अलग हुए थे, हम पीछे हैं, वो आगे निकल गया। तो इसीलिए ये ओलंपिक ना हो, खिलाड़ी और बाकी दुनिया के देश डर जाए, तो ऐसी आतंकी हमले को अंजाम देना था। और शुरुआत हुई थी इस प्लेन के साथ, और इसीलिए उस प्लेन में बॉम्ब रखा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसने कहा कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया था, मुझे साउथ कोरिया के बारे में गलत जानकारी दिखाई गई, गलत तस्वीरें दिखाई गई, सियोल के बारे में गलत जानकारी दिखाई गई, मुझसे सच छुपाया गया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास, और इस बात का भी एहसास है कि मेरी वजह से उस प्लेन में सवार 115 लोग मारे गए। खैर, 115 लोगों की जान की बात थी। अदालत में मामला गया, पूरी सुनवाई हुई। उसके बाद अदालत ने किम को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा सुनाई। उसने खुद अदालत में कहा खड़े होकर कि मैंने जो काम किया उसके लिए एक बार नहीं, मुझे 100 बार मौत की सज़ा मिले तो भी कम है, और मैं इसी लायक हूँ। तो मेरा जो गुनाह है वो माफ़ी के लायक नहीं है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे अगर आप 100 बार भी मौत की सज़ा दे दें। उसके इस कहने के बावजूद अदालत ने हमदर्दी नहीं दिखाई और किम को सज़ाए मौत दी। लेकिन फिर मामले में ट्विस्ट आया। जब ये पूरी कहानी आई अदालत में, उसकी खुद इकरारनामा आया कि मुझे आप 100 बार मारिए, तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो आगे आए और उन्होंने किम को माफ़ी दे दी। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस लड़की को इसलिए माफ़ कर रहा हूँ
क्योंकि इसने जो कुछ किया वो ब्रेन वॉश इसका किया गया था अनजाने में। झूठे सपने इसको दिखाए गए थे, झूठी कहानी हमारे देश के बारे में बताई गई थी और शायद इसी वजह से उसने ऐसा किया। और अगर ये टीवी देखकर सियोल और साउथ कोरिया की सच्चाई न पहचानती, न समझती, तो शायद ये कभी मुंह भी नहीं खोलती। लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट किया कि इस शहर के बारे में जो उसे तस्वीर दिखाई गई वह झूठी थी। यहाँ आकर उसे शहर के बारे में सच्चाई पता चली, इसलिए वो सच बोल गई। तो इसीलिए उसकी इन चीज़ों को देखते हुए उसे माफ़ करते हैं। किम को आज़ाद कर दिया गया। अब सवाल ये था, नॉर्थ कोरिया वो लौट नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ तानाशाह उसको मार देता। कोशिश की गई उसके फैमिली के बारे में पता करने की, कभी पता नहीं चला। खबर यही थी कि शायद किम के मुंह खोलने के बाद उसकी सज़ा उसके परिवार वालों को मिली और नॉर्थ कोरिया में उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। माफ़ी के बाद किम ने साउथ कोरिया में एक नई ज़िंदगी शुरू की। वहाँ की सरकार ने उसको सपोर्ट किया और कहा तुम यहीं रहो। इसके बाद उसने एक अपनी पूरी कहानी लिखी, एक किताब लिखी, द टीयर्स ऑफ माई सोल। इस किताब काफ़ी बड़े पैमाने पर बिकी पूरे साउथ कोरिया में, इंटरनेशनल भी, क्योंकि एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो नॉर्थ कोरिया की जासूस थी। नॉर्थ कोरिया के अंदर की उसने पहली बार जानकारी दी। 115 लोगों को कैसे मारा गया उसकी कहानी थी। तो ये किताब हाथों हाथ बिकी, मतलब बेस्ट सेलर बुक्स में से एक थी। इस किताब से जितने पैसे आए, इसकी रॉयल्टी से जितने पैसे आए, उसने ये सारे पैसे उन 113 लोगों को बांट दिए जिन्हें वो साउथ कोरिया में एक एक कर मिली जाकर। चूँकि 115 में से 113 साउथ कोरिया के थे, एक इंडियन और एक और कोई विदेशी। साउथ कोरिया से वो बाहर निकल नहीं सकती थी, जान को खतरा था। तो वहाँ जितने भी उस फ्लाइट में क्रू मेंबर और पायलट समेत 113 लोग मारे गए थे, उसने उनके हर एक मारे गए शख्स के परिवार से जाकर मिली, उनसे माफ़ी मांगी, रोई। फिर उसने कहा मुझे अब एहसास होता है कि फैमिली क्या होती है। परिवार ने भी माफ़ किया और उसने अपनी इस रॉयल्टी और किताब से जितने भी पैसे कमाए वो सारे पैसे उन 113 लोगों के परिवार को सौंप दिए। आज करीब 60 साल पार कर चुकी है, बल्कि 65 साल की करीब उम्र होगी किम की, और अभी भी है और साउथ कोरिया में है। लेकिन हाँ, साउथ कोरिया में उसका घर कहाँ है, कहाँ रह रही है, इसको आज भी एक तरह से गुप्त रखा गया है। उसकी वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया के जासूस भी साउथ कोरिया में घूमते हैं और ये नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। बरसों से इसको तलाश कर इसको मारने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए साउथ कोरियाई सरकार ने उसको गुप्त ठिकाने पर रखा है। बीच बीच में वो आती है, कई टीवी पर इंटरव्यू भी देती है, लेकिन उसके ठिकाने और उसकी जगह ये आज भी गुप्त है। लेकिन आज भी किम जिंदा है और साउथ कोरिया में। तो ये थी कहानी एक लेडी जासूस की जो मौत को मात देकर बाहर निकली। 115 लोगों का कत्ल करने के बाद उसी देश की सरकार ने उसे माफ़ी दी। हर मारे गए परिवार के पास वो गई और उससे पर्सनली माफ़ी मांगी। फिर जो कुछ उसने कमाया उन्हीं के नाम कर दिया। उस कहानी के दो रूप। हाल कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।